बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात हिंदी गद्य साहित्य में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एक दो और ज्वाइन हो रहे हैं, उनको ज्वाइन करा लेते हैं। तो देखिए, आज हम 10वीं कहानी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। अब तक जो कहानियां पढ़ाई उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, ताकि 22 तारीख से होने वाली जो सराव परीक्षाएं हैं, अभ्यास परीक्षाएं हैं, उनमें क्या क्या आने वाला है ये आपके ध्यान में रखे रहे। तो ये जो कहानी की पुस्तक है जिसका नाम कथा यात्रा है, जो डॉक्टर माधव सोनटक के द्वारा संपादित है, इसकी पहली 10 कहानियां आपके पाठ्यक्रम में अभी आएंगी। जो 22 तारीख से परीक्षाएं, गूगल परीक्षाएं हमारी होंगी, उसमें पहली कहानी रेवरेंड जे न्यूटन लिखित जमींदार का दृष्टांत, दूसरी कहानी माधवराव सप्रे लिखित एक टोकरी भर मिट्टी, तीसरी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखित उसने कहा था, चौथी कहानी प्रेमचंद लिखित नैराश्य, पांचवी कहानी जयशंकर प्रसाद लिखित पुरस्कार, छठी कहानी नारंगियां अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित, उसके उपरांत जैनेन्द्र द्वारा लिखित सातवीं कहानी वह सांप, आठवीं कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखित परमात्मा का कुत्ता, नौवीं कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस। ये 9 कहानियां, और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो कहानी, इतनी कहानियां आने वाली हैं। कल बकरीद की छुट्टी है, तो आज इस कहानी को हम सारांश में लेने का प्रयास करेंगे। इस कहानी का नाम है 10वीं कहानी। कहानी का नाम है फैसला, और लेखिका इसकी है मैत्रेयी पुष्पा। हम सबसे पहले मैत्रेयी पुष्पा जी का संक्षेप में परिचय प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। सुनाई दे रहा है ना दोनों को? हाँ, सुनाई दे रहा है सर। महेश जी, सुनाई दे रहा है? ठीक है, हाँ सर। ठीक है। देखिए, मैत्रेयी पुष्पा जी आधुनिक यानी समकालीन हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण नाम है। हालांकि जो महिलाएं लिख रही हैं उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है। आपका जन्म 1944 में अलीगढ़ जिले के सिरकुरा गांव में हुआ था। आज आप हिंदी महिला साहित्य की सर्वाधिक चर्चित लेखिका हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। आपके उपन्यासों में चाक, अलमा कबूतरी, विजन, अगेन पाखी, झूला नट, बेतवा बहती रही, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कहानी संग्रहों में चिहार, ललमनिया तथा गोमा हस्ती है, ये कहानी संग्रह प्रसिद्ध हैं। और आपकी आत्मकथा ज्यादा प्रसिद्ध है, और उनकी आत्मकथा के 2 खंड हैं। पहला खंड है कस्तूरी कुंडल बसई, और दूसरा गुड़िया भीतर गुड़िया। ये आपको तृतीय वर्ष पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठे सत्र के आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर में एक विशेष रचनाकार के रूप में इनका अध्ययन करना है, इसलिए ज्यादा इस पर हम नहीं बोलेंगे। इनकी जो कहानी है, कहानी का शीर्षक है फैसला। फैसला मैत्रेयी पुष्पा जी की एक विख्यात कहानी है। इस पर वसुमती की चिट्ठी नाम से एक टेलीफिल्म भी बनी है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रही है। अगर उपलब्ध होती है तो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उसकी लिंक डाल दूंगा। यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। प्रत्येक कहानी कहने की शैली अलग होती है। जैसे इसके पूर्व की ठेस कहानी जो थी वह निवेदन शैली में लिखी गई थी, और ये कहानी जो है पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। और यह पत्र किसको लिखा है? वसुमती नाम की नायिका ने अपने मास्टर साहब को लिखी है, अपने अध्यापक को लिखी है, जिन्होंने इन्हें पढ़ाया है। लेकिन यह द्वंद्व है। हालांकि वे अपने अध्यापक को ये चिट्ठी लिख रही हैं, परंतु इस चिट्ठी में उसके दाम्पत्य जीवन का ज्यादा उल्लेख है। खास करके उसका पति जो
एक राजनैतिक पार्टी का सदस्य है और ग्रामीण स्तर पर बहुत बड़ी राजनीति करता है, उसको लेकर के है। हालांकि ये कहानी राजनीतिक है, लेकिन फिर भी दाम्पत्य जीवन और अध्यापक को लिखे गए एक शिकायत नुमाया आपने जो आदर्श हमें दिए हैं, उस आदर्श पर मर चल पाई क्या नहीं, ऐसा वो पूछना चाहती है। चिट्ठी में वो व्यक्त करती है अंतर्द्वंद्व। महिला आरक्षण ये विषय उसका है। राजनीति में महिलाओं का आरक्षण जानते हैं, 33% है। महिला आरक्षण राजनेताओं की एक व्यवस्था बन चुकी है, इसीलिए महिलाओं को राजनीति में, विशेष करके चुनावी राजनीति में अवसर देना आवश्यक हो गया है। महिलाएं ग्राम सभा से संसद तक चुनाव जीतकर राजनीति में प्रवेश तो कर रही हैं, जीत भी रही हैं, मंत्री तक बन रही हैं, लेकिन इस पुरुष प्रधान संस्कारों से ग्रस्त पुरुषों के हाथ में वे मात्र कठपुतलियां बन रही हैं। वे स्वयं कुछ नहीं कर पा रही हैं। पति जैसा कहे वहां हस्ताक्षर कर देती है, पति जैसा कहे वहां अंगूठा लगा देती है, पति जो कहे वो काम करती है। पति कहे, अब एक उदाहरण मैं अपने जीवन का बताता हूँ कि मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी था और उस समय एक, नाम नहीं लूंगा किसी गांव का, उस गांव में महिला सरपंच थी और 10 दिन के 10 दिन राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर के महिला वो महिला सरपंच कभी नहीं आई। उसका पति उसके नाम से सारे काम करता था, उसके हस्ताक्षर भी वही कर लेता था। और मैंने एक दिन पूछा गांव में जाकर कि ये सरपंच कहाँ रहती है, तो दूसरे के खेत पर वह छोटा मोटा काम करती थी। तो इस प्रकार से भले ही राजनीति में महिला को आरक्षण दिया गया हो, लेकिन इस आरक्षण के नाम पर महिलाओं को रखा जाता है, लेकिन पुरुष जो है उसके पति, इसलिए हमने उस पुरुष का नाम, यानी जिस महिला के पति का नाम रखा था मिस्टर सरपंच। तो ये इस प्रकार से देखिए कि कुछ काम होते रहते हैं। खास करके देखिए कि राजनीति में महिलाएं पुरुषों के हाथ की कठपुतलियां मात्र बनती जाती हैं और उसके लिए विवश हैं। कहानी में वसुमती चुनाव जीत करके गांव के विकास के सपने देखती है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस होता है कि वह गांव की प्रधान चुनी तो गई है, लेकिन सारे फैसले उसका पति रणवीर ले रहा है। सत्ता उसी के हाथ में है और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन चुनाव में रणवीर को वोट न दे करके, ध्यान रखिए वो गांव की प्रधान है, लेकिन गांव के बाद एक मंडल होता है, उस मंडल का प्रधान के चुनाव में उसका पति खड़ा होता है और गांव के प्रधान ने, सरपंच ने उसे वोट देना होता है और वो अपने पति के खिलाफ वोट देती है। बहुत बड़ा फैसला कर लेती है अपने जीवन में और एक निम्न जाति के लड़के को उसके खिलाफ जितवा देती है केवल एक मत से, और वो उसका मत होता है। मानो वो उसका अपना फैसला हो। ग्राम की महिलाओं की चेतना को, क्या हुआ? निम्न मतलब सर? निम्न मतलब छोटी जाति, निचली जाति के लोग, जिसको हम पुरातन काल में शूद्र कहते थे और आजकल हम एक बहुत अच्छा शब्द आ गया उसके लिए, शेड्यूल कास्ट के। समझ में आया ना? ठीक, आया समझ में कार्तिक? हाँ सर। ठीक। ग्राम की महिलाओं की चेतना को रेखांकित करती है कहानी आज की राजनीति का असली चेहरा सामने लाती है जो आजकल हो रहा है। हमारे अभी 20 मिनट लगभग शेष हैं। इसमें इस कहानी को जितना पूरा कर सके हम करने की कोशिश करेंगे। कहानी लंबी है, पत्रात्मक शैली में लिखी है, तो मैं उसमें के कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा, या यूं कहूं कि जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा और बाद में ये वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख करके उसका अध्ययन कर सकते हैं और इसकी मैं PDF भी डाल दूंगा, चिंता न करें। देखिए, फैसला कहानी मैत्रेयी पुष्पा। आदरणीय मास साहब, अब ये मास साहब क्या है? मास्टर साहब का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? आदरणीय मास साहब, सादर प्रणाम। शायद आपने सुन लिया हो, न सुना हो तो सुन लेंगे, मेरा पत्र तो आज से 3 दिन बाद ही मिल पाएगा आपको। चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। न जाने कैसे घटित हो गया यह, आज भी ठीक उस दिन की तरह चकित रह गई थी मैं, जैसे जब रह गई थी अपने जीत के दिन, जब वो जीत गई थी।
तब की, मतलब पहली बार उसने चुनाव लड़ा था सरपंच का और वो जीत के आई थी और प्रधान के चुनाव के लिए आज उसने वोट डाला और उसके भी चुनाव आ गए हैं, उसके भी नतीजे आ गए हैं। कभी सोचा न था कि मैं प्रधान पद के लिए नियुक्त होंगी हो सकती हूँ। कैसे मिले इतने वोट? गांव में पार्टी बंदी थी, विरोध था, फिर भी महिला को किसी ने वोट दिया। बाद में कारण समझ में आ गया था जब मैंने सारी औरतों को एक ही भाव में आह्लादित देखा। सभी औरतों को लगा कि पहली बार हम किसी औरत को वोट देने जा रहे हैं। उमंगों तरंगों के भीतर आलोड़न, आलोड़न मतलब तरंगे यानी लाटा, चेहरों पर छलक रहा था महिलाओं के कि महिलाओं ने महिला को जीत दिया, मतलब महिलाओं के सारे वोट इसे मिले। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी होने के कारण, आप जानते हैं ना ब्लॉक होता है अनेक गांवों का मिलकर के, जिसको हम गट कहते हैं। गट विकास अधिकारी शब्द है ना, वैसे गट होता है उसका अधिकारी। गांव ब्लॉक की प्रमुख प्रमुख की पत्नी होने के कारण घर घर जाकर अपने बहनों का धन्यवाद करना जब संभव नहीं हो सका तो मैं पथनवारे में जा पहुंची। पथनवारा एक विशिष्ट भाग होता है जहां लोगों को इकट्ठा किया जाता है। आप जानते हैं कि हर गांव में पथनवारा एक तरह से महिला बैठकी का सुरक्षित स्थान होता है, जहां गांव की सारी महिलाएं आकर के सुरक्षित रूप से अपनी चर्चा करती हैं, सभा करती हैं, जिक्र करती हैं। गोबर मिट्टी से सने हाथों कंडा थापते समय औरतें अक्सर आप बीती भी एक दूसरे को सुना देती हैं। और औरतों में ध्यान रखिए, कहा जाता है ऐसा कि 1000 पुरुष एकत्र आकर के चुपचाप बैठ सकते, लेकिन 2 औरतें कभी एकत्र आकर चुप नहीं बैठ सकती। हो सकता है प्रकृति का गुणधर्म हो, लेकिन कार्तिक पूछना चाहते थे? ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो ये सारी महिलाएं आपस में सुख दुख की बातें करती थी। हमारे सुख दुखों का सर्वसाक्षी है ये जगह। ये जगह जो है पथनवारा, इसमें महिलाओं के सुख दुख का एक साक्षी है। वहां लोग महिलाएं आकर के अपनी अपनी बातें कहते हैं। वैसे मेरा पथनवारे में जाना अब शोभनीय नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ग्राम की प्रधान बन चुकी हैं, सरपंच बन चुके हैं। रणवीर ने पहले ही कह दिया था कि गांव की अन्य औरतों की तरह अब तुम सिर पर डलिया तलसा धरे नहीं सोहती, आखिर प्रधान की पत्नी हो ना। ब्लॉक प्रमुख की पत्नी हो और सरपंच हो, गांव की प्रधान हो। इसलिए अब छोटी मोटी औरतों में, निम्न जातियों की औरतों में, जो कष्ट करने वाली औरतें हैं, काम करने वाली औरतें हैं, उनमें जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम बड़े पद पर आ चुके हो। वे प्रमुख बने तो बाशिंदों में कुछ और कसावट आ गई। कसावट मतलब पिट। और जब मैं स्वयं प्रधान बन गई तो उनकी प्रतिष्ठा कई कई गुना ऊंचे बढ़ गई। मतलब पहले तो उसका पति प्रधान था अनेक वर्षों तक, और बाद में उसने, जब महिला आरक्षण की बात निकली, तब अपनी पत्नी को उसने प्रधान पद के लिए खड़ा किया। वो भी चुनकर के आ गई और उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। मतलब ग्राम के प्रधान, पूर्व प्रधान की पत्नी प्रधान बन चुकी है। वे उदार और आधुनिक व्यक्तित्व के स्वामी माने जानते थे, उदार माना जाता था, लेकिन है क्या कि पुरुष। अन्य गांवों की निगाहों में हमारा गांव अधिक ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सरपंच भी महिला है और मैं गांव की औरतों से दूरी बनाए रखने की हिदायत दबने लगी। मतलब अन्य गांव इस गांव की इज्जत इसलिए कह रहे हैं कि इस गांव की प्रधान एक स्त्री है, लेकिन प्रधान का पति ये कह रहा है कि तुम औरतों से मिलो मत। पर मेरा मन नहीं मानता था। किसी न किसी बहाने पहुंच जाती थी उन लोगों के बीच, औरतों के बीच। रणवीर कहते थे, अभी तुम्हारी राजनीतिक उम्र कम है वसुमती, परिपक्वता आएगी तो स्वयं चल निकलोगी मान सम्मान बचाकर। अब देखिए एक 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 एक, एक अब यहाँ पात्र आने लग जाते हैं। और इन कुछ महिलाओं में से एक महिला का नाम है ईसुरिया। मूल शब्द है ईश्वरिया या ईश्वरी, उसका अपभ्रंश ईसुरिया। ईसुरिया बकरियों का रेवड़ हाँकती हुई उधर निकल पड़ी थी। मतलब जो बकरी होती हैं शेळ्या, त्यांचा कळप, रेवड़ जिसे कहा जाता है, उसे हकलाती हुई निकलती। आप जानते होंगे, मैंने तो जिक्र तो किया था उसका कि वह कितनी निश्चल और कितनी मुखर है। निश्चल है वो, अटल रहती है अपने फैसले पर, और मुखर है वो, औरतों में अपनी बातें भी कहती हैं। यह भी बताया था कि मैं और इस गांव में एक दिन ही ब्याह कराए थे। मतलब ईसुरिया और नायिका जो है, इस वसुमती जिसका नाम है,
ये दोनों एक ही दिन विवाह करके इस गांव में आई थी। मतलब उन दोनों की उम्र इस गांव में समान है। आप हंस पड़े थे मास्टर साहब ये कहते हुए कि नेह भी लगाया तो गडरिया के साथ, गडरिया की बहू से। गडरिया मतलब जिसको हम धनगर कहते हैं मराठी में, उसे हिंदी में गडरिया कहते हैं। तो एक धनगर की बहू के साथ एक उच्च जाति की स्त्री का स्नेह हो गया, ये गलत हुआ। वाह मुसुमती, ऐसा मास्टर साहब ने कहा था। देखिए, मास्टर साहब जिन्होंने अपने जीवन में बहुत आदर्श पढ़ाए और मजाक मजाक में कह दिया कि इतने उच्च घराने की हो और एक गडरिये की पत्नी से दोस्ती कर ली। बड़ी चौचिती नजर है उसकी, मतलब उसकी नजर बहुत जबरदस्त है, चेतना युक्त है। जब तक मैंने घूंघट उलट कर गांव के रूखे पेड़ों, गांव के रुख वृक्ष पेड़ों, घर मकानों, गली मोहल्लों को निहारा था, तब तक उसने हर द्वार देहरी की पहचान कर ली। मतलब दोनों एक ही समय गांव में ससुराल में आई थी, लेकिन जब तक वसुमती कुछ लोगों को पहचाने, गली मोहल्लों को देखें, तब तक ईश्वरिया ने सारे घर द्वार में जाकर के अपनी पहचान करा ली थी। हर आदमी का नाप जोख लिया, सब प्रत्येक व्यक्ति को भी, गांव के पुरुषों को भी उसने उनकी परीक्षा कर ली। और शर्माना सकुचाना नहीं है उसके स्वभाव में, वो शर्माती नहीं, वो सकुचाती नहीं, वो उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से। ध्यान रखिए, हम सब के बचपन से ही लड़की को शर्माना, घर के काम देना, इस प्रकार के संस्कार किए जाते हैं और लड़के को घर बाहर के काम दिए जाते हैं। और इससे क्या होता है कि उनका व्यक्तिमत्व बदलता जाता है। लेकिन ये गडरिये की जो बहू है, उसका व्यक्तिमत्व इतना फल फूल चुका है कि वह किसी से बात करने में बिल्कुल शर्माती नहीं है, बिल्कुल संकोचाती नहीं, संकोच नहीं करती उसका व्यक्तित्व। लेकिन हम अभी भी कहते हैं कि आज भी लड़कियां हो चाहे लड़के हों, बचपन से उनके पर ऐसे संस्कार किए जाते हैं कि वो अन्य लोगों से बोले नहीं। वो सुमति अब तक बोल नहीं पाती थी उच्च वर्ग की होकर के भी, लेकिन निम्न वर्ग की एक स्त्री जो गडरिये की पत्नी है, उसने सभी गांव के लोगों को समझ लिया था और कोई संकोच उसके मन में नहीं था, कोई शर्म नहीं थी। हाँ, एक अच्छी बात है। वह गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम इसी तरह लेती है जैसे उनकी पुरखिन हो, पुरखी मतलब पूर्वज हो। ऊंच नीच, नाते रिश्ते, जात कुजात के आडंबरों से सर्वथा मुक्त है। अब सभी को होना चाहिए। देखिए, आज हम एक मनुष्य के रूप में सामने हैं और मनुष्य होने के नाते हमें लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, किसी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए। अब हम लोकशाही युक्त प्रजातंत्र के राज में रह रहे हैं, कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है। इसी प्रकार इसका स्वभाव था ईश्वरिया का, उसने सबको समान मान लिया था। वह खड़ी खड़ी आवाज मारने लगती, ओ बसुमतिया, रन्ना की मतलब रणवीर की पत्नी, रणवीर की दुल्हन, ओ पिरमुखिनी, पीर मतलब गुरु जैसा मुख जिसका लगता है वैसे। सब हंस पड़ी, बोली वसुमती लो आ गई सबकी अम्मा दादी। टेर रही है तुम्हें, हुंकारा दो प्रधान जी। वह हाथ में पकड़ी पतली संटी मतलब छड़ी, फटकारती बकरियों को पीछे आती हुई, मतलब बकरियों को के पीछे ले जाती हुई हमारे पास आ गई। झमक कर बोली, प्रधान हो गई तो चलो सुख हो गया। एक स्त्री प्रधान हो गई गांव की, अच्छा लगा। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, खास ध्यान नहीं दिया। संटी उठाकर जोर जोर से बोलने लगी, ए सब जन सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया है। अब स्त्री पुरुष कोई फर्क नहीं रहा, गडरिया या उच्च जाति के लोग, कोई फर्क नहीं रहा। ए सब जन सुनो, सुनो सुनो कान खोल करके, बरोबरी का जमाना आ गया है, बराबरी का जमाना आ गया है। अब ठठरी बांधे मर्द मारा कुटी करे, गाली गलौज दे, मायके न भेजे, पीहर से रुपया पैसा मंगवाए, क्या कहते हैं कि दाइजे के पीछे सतावे, तो बैन सुधी वाली जाना वसुमती के ढेंग। अब देखिए, ये जो वहां की खास करके जिसको हम एक बोली है, ये जो हिंदी की बोली है जो अभी मैंने पढ़ा, हिंदी की एक बोली जिसका नाम है बुंदेली या बुंदेलखंडी जिसे कहा जाता है।
इस बुंदेली भाषा में या बोली में उसने समझाया कि सभी औरतों सुन लो, कान खोल करके सुन लो। क्या सुन लो? कि अब बराबरी का जमाना आ गया है। अब ऐसे ठटरी बांध करके मर्द के पीछे मत रहो। हाँ, मर्द अगर मारे तो चुपचाप सहो मत। अगर कोई मर्द गाली दे तो उलट करके जवाब दो उसे। अपने मायके न भेजे तो जरूर झगड़ा करके मायके जाओ। हाँ, पीहर से मतलब अपने मायके से अगर रुपया दहेज के रूप में मंगवाता है तो विरोध करो। और अगर पीछे दहेज के पीछे अगर सताए पति है तुम्हारा, तो बैन मतलब वचन शुद्ध मान करके जानो ये मेरे। कहाँ जाना है तुम्हें? वसुमती के पास जाना है, क्योंकि वसुमती अब हमारी प्रधान हो चुकी है, एक महिला सरपंच हो चुकी है जो महिलाओं के प्रश्नों को समझेगी, महिलाओं की समस्याओं को समझेगी और उन समस्याओं के समाधान पाने की भी कोशिश करेगी। इसलिए कोई भी तकलीफ हो जाए तुम्हें तो तुम प्रधान के पास आ जाना, वसुमती के पास आ जाना। लिखवा देना कागज, अर्ज लिखो कि मेरा पति मुझे मारता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है, ये नहीं देता, वो नहीं देता, लिख दो। करवा देना नठुओं को जेल, और ऐसे मर्दों को जेल में डाल देना चाहिए जो औरतों पर अत्याचार करते हैं, जो औरतों को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, ध्यान रखिए। ओ बसुमतिया, तू रणवीरा की तरह अन्याय तो नहीं करेगी, कागज दाब तो नहीं लेगी ना। देखिए, मतलब इसके पहले, वसुमती के पहले उसका पति, जब तक ये सीट महिलाओं के लिए राखीव नहीं पड़ी थी, आरक्षित नहीं हुई थी, तब तक उसका पति प्रधान था और उसने अनेक बार अत्याचार किए थे। क्या किया था? अन्याय किए थे, और उस अन्याय में कागज दबा लिए थे, जिससे सामान्य जनता का फायदा हो जाता। उनके कागज दबा लिए थे। तू तो इस समय कागज नहीं दबेगी ना महिलाओं का, क्योंकि तू तो सामान्य है, तू तो महिला है। हाँ, अपने पति की तरह रहमत, लोगों के लिए काम कर, इस प्रकार से उसने उपदेश दिया। सलीगा ने हमारे गांव हाथ पांव तोड़े, तो हमने लीलों के लड़का से तुरंत कागज लिखवाया कि सरकार दरबार हमारी गुहार सुने। सलीगा नाम की एक औरत है, सलीगा शायद उसका पति है, तो उसने मारा उसे। तो लीलो के लड़का से तुरंत, मतलब लीलो जहाँ वो जो साक्षर है, लीलो नाम की स्त्री का लड़का, लीला होगा नाम उसका, उसके कागज लिखवा दिया और सरकार के दरबार में उसकी गुहार लगा दी। मतलब अपने पति के विरुद्ध, जब पति ने मार दिया तो उसने उसकी तकरार कर दी। रणवीर को हमने खुद पकड़ा था जाकर के। देखो, मतलब इसूरिया ये कह रही है कि वो सुमति के पति ने जो जो अन्याय अत्याचार किए उसमें उसका विरोध सबसे पहले इसूरिया ने किया। उन दिनों सलीगा हलहल कांपने लगा था। सलीगा उसका पति थर 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 कांपता है, हाथ तो क्या, उल्टी सीधी जबान तक नहीं बोल पाया कई दिनों तक। हमारे जाने रन्ना ने कागज दाब लिया, सलीगा शेर बन के चढ़ा आया छाती पर। अब जब रणवीर ने, मतलब वसुमती के पति ने ये कागज दबाए, तो उस दबाने के बाद उसने क्या किया, सलीगा ने उसका पाने के लिए उसकी छाती पर मारा। मतलब एक जमाने में थर थर कांपने वाला, अब पत्नी के मदद से वो अपने अन्याय के विरुद्ध भी खड़ा होने लगा है। बोला, जहल करा रही थी हमारी, मतलब मार रहे थे। हाँ, वह पत्नी को मार रहा था। हत्यारी हमने सोच भी लिया है कि चाहे बकरियां बेचनी पड़े पर कागज की ऐसी थे, हमें कोई कागज वगैरह नहीं चाहिए। मतलब पति, उसका पति सालिगा मतलब शालिग्राम शायद नाम हो उसका, उसने रणवीर के साथ मिलकर के कागज तो जाने दो, अपनी बकरियां बेची तो भी चलेगी, लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्यों करे, क्यों गांव के प्रधान से दुश्मनी मोल ले, इस प्रकार का उसका भाव था। सेंटिफिक सूर्या ने अपनी बाहें फैला दी, सलूका उघाड़ दिया। गहरी खरोंच और घावों को देखकर सखियों के होंठ उदास हो गए। अब उसने कपड़े निकाल कर दिखा दिए, जहां उसके पति ने मारे हुए घाव दे। जितनी भी सखियां वहां एकत्र हुई थी वे उदास हो गई, क्योंकि सालिग्राम ने अपनी पत्नी सूर्या को बहुत मारा था। खिलते चेहरों पर जैसे पाला पड़ गया। माँ साहब हंसी दिल लगी ठिठुर कर ठूंठ हो गई। हंसी मजाक जो चल रहा था अब तक वो चल निकल गया।
गोपी ने हंसने का उपक्रम किया, मुस्कुराने का अभिनय करते हुए बोली, क्या बक रही है तू? कोई सुन लेगा तो कह दिया प्रमुख से। प्रमुख मतलब प्रमुख, प्रमुख प्रमुख, प्रधान मतलब प्रधान, ये जो अपभ्रंश होते हैं उच्चारण के, तो प्रमुख से कह देंगे। वह तुरंत दयनीयता से उभर आई। सुन ले, सुनाने के लिए ही हम कह रहे हैं हम। रणवीर एक दिन चक्की पीसेगा जेल में, रोटी थापेगा, और हमारी वो सुमति कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। इतना विश्वास है। ईश्वरिया नाम के गडरियन को इतना विश्वास है कि उसकी सहेली वसुमती अब प्रधान बन चुकी है गांव की, तो रणबीर अब घर में औरतों के काम करेगा और हुक्म चलाएगी उसकी पत्नी वसुमती। है ना वसुमती? सांची कहना, तू 11 क्लास तक पढ़ी है, 11वीं तक पढ़ी है, हम तो अनपढ़ हैं, तू तो पढ़ी लिखी है, तुझे तो कागज पढ़ने आता है, लिखने आता है, हुक्म तो चलाना चाहिए। हुक्म चलाएगी, राज करेगी। हा? और रणवीर 9वीं फेल है, तू 11वीं पास है, और रणवीर तेरा पति क्या है, 9वीं फेल है। बताओ कौन होशियार हुआ ज्यादा? अब दिन गए कि जनी गूंगी बहरी, छिड़िया बकरिया की नाई हंकती रहे। हैं? अब वो दिन चले गए जिसमें औरत किसी गूंगी मतलब मुकी, हैं? बहरी, हैं? बहरी मुकी, हैं? गूंगी बहरी बकरी की तरह कोई भी हाँक कर ले जाता था, ऐसी औरत अब नहीं रही। बरोबरी का जमाना ठहरा, प्रधान बन गई ना वसुमती, तू तो प्रधान बन चुकी है। इंदिरा गांधी का राज है। अब ये कब की कहानी है? जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और प्रधानमंत्री वो सारे देश की बागडोर संभाल रही थी, जिसको दुर्गा कहा जाता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा जाता था। उस जमाने में गांव की प्रधान स्त्री को ये बोलो इंदिरा गांधी की जय। अब गोपी डपाने लगी, सिरिन, इंदिरा गांधी तो कब की मर चुकी है, इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी, पता है आपको। राजीव गांधी का जमाना है, मतलब उसका बेटा प्रधानमंत्री बन चुका था, मर गई इंदिरा गांधी। चलो, तो भी क्या हुआ, मतारी का बेटा कोई भेद होता है क्या? बेटा ही तो राज कर रहा है ना उसका। एक ही तो बात है, लड़का बैठा उसका या उसकी मतारी बैठी, मतारी माँ बैठी, क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों जी, जुलूस कब निकलेगा? उसे सहसा याद आ गया। ईश्वरिया को क्या याद आ गया? जुलूस कब निकलेगा? शोभा यात्रा, यानी आप जानते हैं कि चुनाव में जैसे ही कोई उम्मीदवार जीत करके आता है, तो अपने समर्थकों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ करके गुलाल लगा करके जुलूस निकालता है। वैसा कब निकलेगा? क्यों? पहली बार कोई स्त्री चुन करके आई है। रन्ना प्रधान बना था तब कैसा रौनक लगा था, जब उसका पति रणवीर प्रधान बन गया था, चुन करके आया था, तब कितनी बड़ी शोभा यात्रा निकाली थी, माला पहनाई थी, झंडा हाथ में लेकर के घूमे थे लोग। रन्ना ने तो कंधा कंधा चढ़ के परिक्रमा कर दी थी गांव की, और सभी लोगों ने अपने कंधे पर उठा करके रणवीर को, मतलब उसके प्रधान को, वो सुमति के पति को, पूरे गांव की परिक्रमा करवाई थी। स्वरूपी ने उसे फिर समझाया, ओ बॉडम, रन्ना रन्ना किए जा रहे हो, प्रमुख जी की सबसे पहले जेल कराएंगे, है? तेरी जेल कराएंगे, क्योंकि प्रमुख हैं वो अनेक गांव के, प्रधानों के प्रमुख हैं। अगर तू बार बार प्रमुख प्रमुख करते रहेगी उसे, तो रन्ना सबसे पहले तुझे जेल कराएगा, और वो सुमति तुझे जेल करा देगी उसके पति के नाम को सुन करके। उसने लापरवाही से चिर झटका, बोली, लो सुन लो स्वरूपिया की बातें, रन्ना क्या तेरा ससुर गजराज भी नहीं कर सकता हमें जेल, तेरा जेठ पन्ना भी नहीं कर सकता है ना वो सुमति। पुरुषों को वो ऐसे ऐसे बोल रही है, रणवीर को रन्ना, गजराज स्वरूपिया, स्वरूपिया की के ससुर का नाम गजराज, गजराज जी नहीं कहा, गजराज, वो भी हमें जेल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जेठ, जेठ का नाम है पन्ना, वो भी नहीं कर सकता, है ना वो सुमति। झुंड में से कोई बोल पड़ी, काहे को मुंह लगती हो इस स्वर्ग पाताल के, ये तो स्वर्ग पाताल की बात करती है,
क्यों लगते हो? ओ सूर्या, तेरी छिड़िया वो निकल गई, देखिए हैं? तेरी शेड़ियाँ मतलब क्या कहते, बकरियां निकल गई, उधर जा तुम। ओ मोई दैया कह करके वो संटी फटकारते हुए दौड़ने लगी, क्योंकि वो अपनी बकरियों के पीछे निकल गई। सवेरे की घाम, घाम मतलब ऊन, जिसको हम उष्णता कहते हैं, उसका अर्थ घाम भी होता है। रसोई के ओटले पर मतलब प्रकाश, सवेरे का प्रकाश रसोई के ओटले पर रहा होगा। चूल्हा जलाकर मैंने तवा रखा ही था, हाथ आटे में सने थे। वसुमती कह रही है अपने मास्टर साहब से, लिख रही है पत्र में, वो कह रही है कि मैंने सुबह 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 रसोई में रोटी, चूल्हा जला करके रोटियां जैसे बना रही थी, हाथ आटे में ही थे। अनायास अनुमान, द्वार पर कोई दिखी, सही अनुमान लगाया, आवाज आने लगी, ओ वसुमती वसुमती, ईश्वरिया की आवाज थी, और कह रही थी, पंचायती चौतरे पर दुर्गा बैठा है, पन्ना देख रहा है, तेरी 100 वसुमती, सारे पंच तेरी परितीक्षा में है, मतलब प्रतीक्षा में है। क्या कह रही है? पंचायती चौतरे पर, चबूतरे पर दुर्गा नाम का व्यक्ति बैठा है, पन्ना देख रहा है, और तेरी सौगंध वसुमती, सारे पंच तेरी प्रतीक्षा में है, चलिया। वो खुशी से खिल रही थी। अब ध्यान रखिए, प्रधान बन गई है गांव की, लेकिन काम कर रही है रसोई का, और रसोई का काम छोड़ करके वह किसी का फैसला करने के लिए जाए, इस प्रकार की यहाँ बात थी। वैसे कहानी बहुत बड़ी है। कल की तासिका में, मतलब कल बकरीद की छुट्टी है, लेकिन फिर भी हम ये तासिका लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लगा था कि इसको हम संक्षेप में पूरा करेंगे, लेकिन प्रत्येक वाक्य पढ़ना भी जरूरी होता है। ठीक है, कल कल भी हम मतलब तासिका लेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ, हेलो सर, हाँ, कहिए। ते दुसऱ्या सरांचा तास होत नाही ना? होतो ना, होता 10 वाजता असतो त्यांचा. बीए अं, बीए फर्स्ट इयरच्या ग्रुपवर का काय? हो, BA फर्स्ट इयरच्या ग्रुपवरच लिंक देतात दुसरी, त्याच्यावर बघा. जोशी सरांचा. ठीक. रासवे सरांचा तास होता वाटते. रासवे हा नाही, रासवे नाही, जोशी सर असतात हिंदीला. ठीक. हा, ठीक आहे, ठेवतो. ठीक आहे.